सर, कमर्शियल सिलेंडर में काफी वृद्धि हुई है। किस तरह से इफेक्ट करेगा, किस तरह से देखते हैं सीजन की बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, लोग परेशान हैं। देखिए, ये तो बात बिल्कुल साफ थी कि ये जो वृद्धि होनी थी, ये पूरे देश को पता था कि ये एंटिसिपेटेड है। इसको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से रोका हुआ था, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, 3 बड़े राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, जिसकी वजह से ये दाम पिछले कई अ, हफ्तों से, करीबन 1 डेढ़ महीने से नहीं बढ़ाए गए थे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही चुनाव का जो है वो पोलिंग हुई, पोलिंग का जो है पोलिंग पूर्ण हुई, उसके तुरंत बाद जो है इन दामों को बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी मार इसकी जो है वो कमर्शियल, जो एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे हमारी होटल इंडस्ट्री को प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पड़ना स्वाभाविक है। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ जितने हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं कि आने वाला सीजन प्रदेश में जो है टूरिज्म के प्रति बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे बरसात के पहले का अभी ये सीजन है, और जिस तरीके से आपके 19 केजी का जो आपका सिलेंडर है कमर्शियल, उसको 993 रुपए से बढ़ाकर 3071 रुपए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है, ये की गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और, मोदी सरकार हमेशा ये नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जिस तरीके से ये वृद्धि हुई है, इसका सीधा नुकसान प्रदेश के हमारे होटेलियर्स को, प्रदेश के हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स को मिलेगा। और वो निश्चित तौर से वो जो वृद्धि हुई है उसका जो उस बर्डन को, वो पास ऑन जो है वो कंज्यूमर्स को किया जाएगा, तो दाम निश्चित तौर से बढ़ेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे ही आपका जो 5 केजी का सिलेंडर है, ये भी करीबन 549 रुपीज से बढ़ाकर इसको 810 रुपए किया गया है। और अभी ये भी एंटिसिपेटेड है, अभी तो केवल एलपीजी के कमर्शियल के दाम बढ़ाए हैं, मगर कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके पेट्रोल और डीजल के दाम भी देश के अंदर बढ़ने वाले हैं। तो ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जो है डिप्लोमेसी की बात ये करते थे, उसमें पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल हो गई है। बारी बारी ये बात कही जाती है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ये ब्लॉकेड हुआ है, उसकी वजह से जो क्रूड महंगा हुआ है, उसकी वजह से जो इंपोर्ट एलपीजी का महंगा हुआ है, उसका ये जो है विफलता केंद्र सरकार की रही है। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, जो कहते हैं कि हम लाल आंख सबको दिखाते हैं, मगर उस लाल आंख का कोई फायदा देश और प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक और ये कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और सारे दाम हम अपने हिसाब से तय करेंगे, मगर जब सस्ते तेल को खरीदने की बात जो है वो रशिया से जो उपलब्ध हमारे पास है, जो हमारे पास एक रास्ता उपलब्ध है, मगर उसको अमेरिका के दबाव में ना लेकर जो है देश का जो नुकसान हो रहा है, उसके बड़ा बाद जो कंज्यूमर्स के ऊपर, हमारे उपभोक्ताओं के ऊपर जो उसका जो बर्डन पड़ रहा है, उसका अब चीजें हमको देखनी शुरू हो गई है। ये मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के जो है यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा जो योगदान है, वो जो फेलियर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जो कूटनीति का पूरे तरीके से बिठा दिया है, उसकी वजह से ये चीजें हमको देखने को मिल रही है। और कंज्यूमर्स के साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंटल वर्क्स है प्रदेश के अंदर, उस पे भी इसका सीधा असर जो है वो हमको पढ़ने देखने को मिल रहा है। आज ही मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा करी है, और आज ही इसका मुझे जो है फाइल आया है, जिसमें ये कहा गया है कि एंटिसिपेटेड करीबन करीबन 70 करोड़ का एडिशनल बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि जो आपका बिटुमेन का प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, जिसमें प्रदेश की कोई गलती नहीं है। ये फिर से बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द डिप्लोमेसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भार हमारे प्रदेश के ऊपर, वैसे तो देश भर के ऊपर पड़ा है,
मगर अगर हम प्रदेश की बात करें, जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो PMJSY का हो रहा है, चाहे वो आपके CRF का हो रहा है, चाहे वो आपके नबार्ड का हो रहा है, चाहे वो आपके स्टेट वर्क्स का हो रहा है, AMP जो हमारे एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम्स जो हम इसी महीने में जो है वो सर्दियों के बाद और बरसातों के पहले पूरे प्रदेश के अंदर जो टायरिंग होती है, जिसके हमारे करीबन हर विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 किलोमीटर हम उसमें टायरिंग के लिए देते हैं, उसमें भी ठेकेदार जो है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिटुमेन का कॉस्ट जो है वो 3 गुना बढ़ गया है और ये इसका नुकसान प्रदेश के विकास के अंदर हो रहा है। ये भी हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हालांकि हमने इसमें जो है कॉरेस्पॉन्डेंस केंद्र सरकार के साथ करी है और उनसे निवेदन किया है कि जो इसमें एडिशनल बर्डन हमको पड़ा है, दैट शुड बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये पैसा हमको मिलना चाहिए। मगर अभी तक हमको उसमें कोई सकारात्मक जवाब जो है वो केंद्र से नहीं मिला है। मगर फिर भी हम जो है विश्वास रखते हैं, हम सकारात्मक सोच में विश्वास रखते हैं। हम लगातार इस इशू को, क्योंकि प्रदेश के लोगों का इशू है, हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंटल वर्क्स है वो स्टॉल हो गए हैं, इसलिए डेवलपमेंटल वर्क्स को मद्देनजर रखते हुए हम इस विषय को लगातार केंद्र सरकार से उठाते रहेंगे। मैंने पिछले कल मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है, आज भी हम उनसे बात करेंगे कि इस एडिशनल बर्डन को हमने कैसे मीट करना है, उसमें मुख्यमंत्री जी का हमको सहयोग मिलेगा और हम इन कार्यों को नहीं रुकने देंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। मगर एक स्थिति पूरे देश के अंदर बन चुकी है, प्रदेश के अंदर बन चुकी है, जिसमें हिमाचल की कोई गलती नहीं है, मगर ये नुकसान प्रदेश के लोगों का हो रहा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जो महिला बिल लाया गया था, अब जो भाजपा इसको मुद्दा बना रही है, हिमाचल में जो है वो नगर निगम के चुनाव है, आपको भी बड़ा जिला का दिमाग मिला है मंडी जिला का, तो किस तरीके से? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करी है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भाजपा के नेता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, वो उनकी शब्दावली से पूरा प्रदेश इस चीज को देख चुका है। जाने में या अनजाने में उन्होंने जो बातें अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं के बारे में उनके जुलूस के अंदर कही, उससे ये साफ हो चुका है कि बिंदल साहब और उनकी टीम महिलाओं का कितना सम्मान करती है, ये उनके अपने मुख से ये बात पता लग चुकी है। इसलिए ये ढोंग रचने की उनको आवश्यकता नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल यूनानिमसली लोकसभा के अंदर पारित हुआ। अगर इनके अंदर दम है तो उस बिल को ये लोकसभा में पारित करें, फिर से पारित करें, और जो हमारा अभी का स्ट्रेंथ है, चाहे वो विधानसभा का 68 का है, चाहे हमारे केंद्र में 545 सीट्स हैं, उसी के ऊपर अगर ये 33% महिलाओं का आरक्षण को लागू करते हैं तो यूनानिमसली इसको पास कर दिया जाएगा। ये बात हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी कही है, राहुल जी ने भी कहा है, प्रियंका जी ने भी कहा है, और जितने भी और विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वो समाजवाद के हैं, चाहे वो DMK के हैं, चाहे वो और किसी पार्टी के हैं, TMC के हैं, सबने यूनानिमसली ये कहा है कि इसको हम जिस दिन ये लोकसभा में उस फॉर्मेट के अंदर आएगा उसी दिन इसको स्पेशल सेशन के माध्यम से पास कर दिया जाएगा। मगर जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये तो केवल एक जो है एक शील्ड था, एक जो है ये महिलाओं की आड़ में जो डेमोग्राफिक सेटअप है देश का, उसको बदलने की कोशिश करी जा रही थी। जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके सीटों को कम करके और उत्तर भारत के सीटों को बढ़ाकर, जो खास करके मध्य भारत के प्रांत है वहां की सीटों को बढ़ाने का एक नाकाम कोशिश भाजपा की सरकार ने करी थी, मगर इसका पर्दाफाश हो गया। और इसलिए आज ये पूरे देश में जाकर इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनकी जो महिलाएं नेत्री हैं, ये जाकर इसको लोगों के बीच में बात करने की कोशिश कर रही है। मगर देश की जनता इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है, जान चुकी है कि ये बिल किसी भी रूप से महिला सुरक्षण के लिए या महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं के बेनिफिट के लिए नहीं था। जैसा मैंने कहा कि अगर इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में 2023 के कानून के हिसाब से लाया जाता है तो उसको उसी दिन जो है इन टोटो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये विश्वास हम प्रदेश की जनता को देना नहीं चाहते, मगर ये हम इसको पूरे मजबूती से ये बात जो है हम कह सकते हैं।
सर, नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि जो कांगड़ा में राहुल गांधी आए थे, जो प्रशिक्षण शिविर वहां पर था जिलाध्यक्षों के लिए, कि वहां पर जो कांग्रेस के नेता है उनको अंदर नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया गया है, तो किसको वहां पर प्रशिक्षण दिया कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी जी जो आए वो वहां पे खास रूप से जो हमारे संगठन सृजन जो चला, जिसके माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां करवाई गई, उसका एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा था जो करीबन एक हफ्ते चला, जो हमारा हिमाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो है वहाँ पे जिला अध्यक्ष वहाँ पे आए और खास रूप से वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए और उनके आते और जाते वो सब लोगों से मिले। हम भी उसमें सम्मिलित थे, हमने भी उनसे मुलाकात करी। ये जनरल जो है मीट पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं थी, ये केवल और केवल उन लोगों के साथ। मगर ये तंज कसने वाली बात मैं समझता हूँ कि ये है नहीं। और जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, राहुल जी कम से कम हमारे नेताओं से तो, जो प्रदेश के नेता हैं उनसे तो मिले, मगर जब मोदी जी देश जो है हिमाचल में आते हैं तो वो केवल वहां पे सेल्फीज खींचकर, फोटोज खींचकर और जो है अपने एसएलआर कैमरा से फोटो लेकर वापस चले जाते हैं। उनको तो उनके बड़े बड़े नेताओं को उनके मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरीके की बातें उनको नहीं कहनी चाहिए। वो एक जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हैं और राहुल जी सबसे आकर मिले, सबसे उन्होंने बात करी। जैसा मैंने कहा, क्योंकि पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम केवल और केवल जो हमारे जिला अध्यक्ष जो 3 राज्यों के थे उनको ही मिलने वहां पर आए थे, इसलिए मैक्सिमम समय जो है वो केवल उनको वहां पे दिया गया। शहरी निकाय के चुनावों को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि एक चुनौती आपके लिए भी है क्योंकि शहरी विकास विभाग आपके पास है और मंडी नहीं, देखिए, प्रभारी आपको नहीं, निश्चित तौर से हम पूरी मजबूती से हर चुनाव को लड़ने में विश्वास रखते हैं। और जहां तक शहरी निकाय की बात है, जिसमें नगर परिषद और नगर पालिका भी है और नगर निगम भी है, मगर क्योंकि नगर परिषद और नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में ये जो चुनाव है ये सिंबल पर नहीं हो रहे हैं, जो इसलिए इसमें जो भी प्रत्याशी आएंगे वो लड़ेंगे और अपने हिसाब से उसको आगे देखेंगे कि कैसे कमिटीज बनानी है। हालांकि विचारधारिक जो अलायंसेज है वो उसमें भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। मगर जो हमारे नगर निगम है, इसमें खास रूप से मंडी है, पालमपुर है, धर्मशाला है और सोलन है, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और प्रभारियों को हर जगहों पे नियुक्त किया गया है। तो निश्चित तौर से ओवरऑल जो सरकार की कार्यप्रणाली रही है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो एक फॉर्मेट पूरे प्रदेश में रहा है, हम उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और पूरी मजबूती से इन चुनावों को लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें जो है मंडी में जिम्मेवारी दी गई है, तो जो भी जिम्मेवारी मुझे हमेशा पार्टी ने दी है, मैंने उसको हमेशा फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ी है। चाहे वो विधायक लड़ने की बात है, चाहे मुझे इस पीछे सांसद का टिकट दिया गया, हमने पूरी मजबूती से वो भी लड़ा। तो इसको भी हम पूरी मजबूती से, पूरी दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। अल्टीमेटली द फाइनल जो निर्णय है, डिसीजन है, दैट रेस्ट विद द पीपल, दैट इज द अल्टीमेट डिसीजन। मगर निश्चित तौर से हमारी ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा और हम सब मिलकर इसमें ये प्रयास करेंगे कि संगठन को मजबूत किया जाए, वहाँ के प्रत्याशियों को हर तरीके से मदद दी जाए ताकि वो विजय प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। एग्जिट पोल भी आए हैं सर, 5-4 दिन से चुनाव एग्जिट पोल आए हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी को बड़ा दिखती है? देखिए, ये तो पिछली बारी भी जब एग्जिट पोल्स आए थे तो पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार वहां पे बन रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके के एग्जिट पोल्स आते हैं। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि जब एग्जिट पोल्स के जो असली रिजल्ट्स आएंगे, नतीजे आएंगे 4 मई को, उसमें पूर्ण रूप से जो जनता का मैंडेट है उसमें आगे निकल कर आएगा। हालांकि ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह आज जो निष्पक्षता है इलेक्शन कमीशन की उसके ऊपर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सिलेक्शन इलेक्शन कमीशन का होता है, जिस तरीके से अभी बाई पोलिंग कई जगहों पे जो है वो प्रोटेस्ट किया गया टीएमसी के द्वारा, और उसमें फिर से पोलिंग जो है वो कई बूथ्स के ऊपर करवाई गई है, कई विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में करवाई गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाता है। और जिस तरीके से निष्पक्षता के साथ इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए, दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आज
एक बच्चा बच्चा भी ये बात कह सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भाजपा के और केंद्र सरकार की झोली में रहकर कार्य करता है, मगर फिर भी क्योंकि ये एक व्यवस्था है तो उसके अनुरूप चुनाव करवाए जाते हैं, तो उसके परिणाम 4 मई को निकलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन और राज्यों में रहेगा, और खास करके टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन जो है वो वहां पर रहेगा। कांग्रेस पार्टी में भी जो उसमें जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है उस हिसाब से उसमें अच्छा प्रदर्शन रहेगा।